क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस देना है? कितने गोल्स लेने हैं? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पेरेंट्स टिपिकली पूछते हैं और इस बारे में मैंने सोचा आज का वीडियो बनाते हैं। तो मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 25 सालों से मैं बच्चों के साथ, उनके फैमिलीज़ के साथ काम कर रही हूँ और इस तजुर्बे के अंदर जो भी मैंने सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इस हफ्ते मैंने एक पेरेंट को मिली थी और ये पेरेंट काफ़ी सुलझे हुए पेरेंट थे। इनके बच्चा आई थिंक अराउंड 4 साल का था। ये आया मेरे पास और खेल रहा था और यूजुअली ऐसे होता है ना कि भाई पेरेंट्स को ऐसे होता है कि क्वेश्चन पूछो और फिर मुझे बताओ कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, ये करो, मतलब बहुत हाइपर या एंशियस स्टेट में ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं, बट ये पेरेंट काफ़ी रिलैक्स थे। आके जैसे ना एक कोने में बैठ गए, बच्चे को खेलने दे रहे हैं, बच्चा खेल रहा है और मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो उनको ये नहीं कि तुम दूर से बैठ के क्यों ऑब्ज़र्व कर रहे हो, जाओ उसको पकड़ के कराओ। कई बार मेरे काम करने के पहले ही पेरेंट बच्चे को प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये पेरेंट एकदम शांत बैठे हुए थे, रिलैक्स थे, कंफर्टेबल थे और जब मैंने पूछा कि क्या मैं समझ लूँ पहले कि आप घर पर क्या करते हो? तो बहुत आराम से उन्होंने अपनी किताब निकाली और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे के साथ अ, क्या करती हूँ, 2 फाइन मोटर की एक्टिविटीज़ लेती हूँ, 2 विजुअल परसेप्शन की एक्टिविटीज़ लेती हूँ, 2 झूले की एक्टिविटीज़ लेती हूँ और मैं ये एक्टिविटीज़ को ना जैसे अगर आज इस हफ्ते मैंने 2 फाइन मोटर की ली तो अगले हफ्ते मैं दूसरी वाली फाइन मोटर की लेती हूँ ताकि बच्चा मेरा परेशान ना हो और एन्जॉय करता रहे। उसके साथ-साथ मैं बच्चे के साथ अपना टाइम बिताती हूँ, मतलब मैं उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं, जस्ट ऐसे ही हम लोग मिलकर टाइम बिताते हैं। तो मुझे लगा वाओ! ये पेरेंट तो काफ़ी लाइक काफ़ी क्लैरिटी है इनको कि क्या करना है। तो उसके बाद जो मेरे दिमाग में थॉट आया वो ये था कि क्लैरिटी तो है, लेकिन ये बच्चे की अभी सबसे मेजर मतलब ये बच्चा पूरा वर्बल नहीं हुआ है, अभी तक नॉन वर्बल था। शब्द बोलता है, ज़्यादा नहीं, तो ये पूरा वर्बल नहीं है। लेकिन जब उसको कुछ चाहिए तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था कि भई उसको क्या चाहिए। तो अगर हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, जब बच्चे को ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है, कोर प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कम्युनिकेशन, कि भई कम्युनिकेशन में ही तकलीफ़ है, सोशल स्किल्स में तकलीफ़ है या परेशानी है या चैलेंज है और तीसरा होता है कि सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं। ये मेजर है ना जो हमको काम करना है। तो कम्युनिकेशन पे एज़ सच कुछ ख़ास काम नहीं हो रहा था। तो मैंने इस पेरेंट को कहा कि आपने कम्युनिकेशन पे भी काम करना चाहिए। अब जब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, अगर आपका बच्चा ऑटिज़्म का डायग्नोसिस है और अगर वर्बल है या नॉन वर्बल है, अगर नॉन वर्बल है तो पहला गोल होगा कि किसी तरीके से हम बच्चे को एक ज़रिया दें ताकि बच्चा कम्युनिकेट कर सके। अब वो हम पेक्स यूज़ कर सकते हैं जिसको हम पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, या हम यानी कि कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। कई लोग साइन लैंग्वेज सिखा देते हैं बच्चों को, कई सारे लोग आवाज़ करके जो ऐप होता है वो यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके से, बट मुझे चाहिए कि अगर आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि मेरे बच्चे को मैंने कम्युनिकेट करना सिखाना है। अगर मेरा बच्चा नॉन वर्बल है तो मैं किसी तरीके से तो करा ही सकती हूँ। अगर बच्चा वर्बल है, बात कर सकता है, तो मेरा एम होगा कि पहले मैं चेक करूँ कि उसकी नीड बेस्ड लैंग्वेज कितनी है। 20 है, 25 है कि भई इतनी ज़रूरत की चीज़ें माँग लेता है, चाहे एक शब्द में ही माँगे। तो मैं उस लिस्ट को पहले बढ़ाने की कोशिश करूँगी कि अगर मेरे 20-25 चीज़ें माँग रहा है तो मैं उसको 100 तक लेकर जाने की कोशिश करूँगी। अगर वो 100 तक चीज़ें माँग रहा है, जैसे अगर मैं ये बोल दूँ कि मेरा ये पानी की बॉटल है कि भई बच्चा मुझसे पानी माँग रहा है, तो पानी की लिस्ट यहाँ पर है, तो फिर क्या वो माँगेगा मुझे पानी पीना है? या मुझे बोलेगा ये ब्लू रंग की बॉटल में पानी दे दो? यानी कि ना पहले मैं लिस्ट बढ़ाऊँगी और फिर मैं उसको वर्ब्स वगैरह जो होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट आपको बेटर गाइड करेगी, बट मेरे कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। नीड बेस्ड कम्युनिकेशन जब बच्चे का आ गया तो मेरा दूसरा गोल होता है, मतलब मैं स्पेक्ट्रम में जा रही हूँ ना, कि कुछ होते हैं जो पूरे नॉन वर्बल हैं, कुछ हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ है जो साउंड्स पर हैं, कुछ हैं जो वर्ड्स पर हैं, तो मैं उसको कैसे आगे बढ़ाऊँगी। तो ठीक है, मेरे अभी ये सारे नाउन्स हो गए। उसके बाद अगर मैं जाऊँगी तो मेरा गोल होगा कि मैं एक्सपीरियंसेस बच्चा शेयर करे। यानी कि ना मैं ना अभी नवरात्रि था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं ना हम लोग नीचे बिल्डिंग में हमने गरबा किया और इतनी बारिश हो रही थी, कितना कीचड़ था।
अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उस तरीके से बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। अब वो कैसे करेंगे? हम लोग पिक्चर्स ले लेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे कि ये देखो यहाँ पर हमने ये किया था हम, फिर हमने ये जहाँ भी गए थे, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंसेस जब शेयर करने होते हैं तो ज़्यादातर मतलब मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स करते हैं कि भई तुमने सुबह क्या खाया था? अभी अब मैंने आज सुबह क्या खाया था? नाश्ते में मैंने रोटी खाई थी और अंडा खाया था। तो अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, आज दोपहर में मैं क्या खाऊँगी? आज हमने घर में सांभर बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें शेयर करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत मज़ा आया, लाइक सच में मज़ा आया कि कल मैं वॉक करने गई और फिर मैं वॉक कर रही थी और इतनी ज़ोर से बारिश आ गई, या मैं वॉक करने गई और मैं वहाँ बैठी थी और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। हम लोग वो चीज़ें शेयर करते हैं जो हमको ना बहुत जो हमारे ऊपर एक छाप छोड़ते हैं। तो बच्चे के साथ हम जब एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो हम हाँ, फिर बताओ क्या किया था? हाँ, फिर क्या किया था? वो एक ऐसे टेस्ट जैसे के बजाय याद है हम लोग यहाँ गए थे? अरे! कितना मज़ा आया था ना? आप शेयर कर रहे हो, बच्चा नहीं शेयर कर रहा है। एनीवेज़ उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी इसके अंदर। बट एक्सपीरियंसेस बच्चा शेयर कर रहा है और फिर आता है इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस इंटेरोसेप्टिव कि एक्सपीरियंस को शेयर करें, जिसका मतलब है ना मेरी आँखें आज बहुत ड्राई फ़ील कर रही है, मौसम सूख रहा है ना तो आँखें ड्राई कर रही हैं, हाथ बहुत ड्राई है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मैं थक गई हूँ, अब मुझे मुझे ये कान में ना इयररिंग चुभ रहा है। ये टाइप की चीज़ें जो होती हैं जिसमें मैं बॉडी के स्टेट को एक्सप्लेन करती हूँ, तो ये मैं वर्क करूँगी। तो मेरा पहला गोल किसी भी बच्चे के साथ होगा कि बच्चा कम्युनिकेट करे, फिर वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, मैं उस कम्युनिकेशन के दायरे को बढ़ाऊँगी। ये मेरा सबसे पहला गोल होगा। दूसरा गोल जो बहुत ज़रूरी है वो है कि पोषण, है ना कि नहीं? खाने से तो पोषण मिलता है, लेकिन सेंसरी डाइट यानी कि आप अपने थेरेपिस्ट से होम प्रोग्राम लोगे। कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ थेरेपी सेंटर लेकर जाते हैं और घर पर कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रही है। लेकिन घर पर वो थेरेपी के गोल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने गोल्स लिए हैं तो वो आप जैसे ना घर में बच्चे के साथ वर्क कर रहे हो, तो वो गोल्स फॉलो करना ज़रूरी है। शाम के वक़्त बच्चे को पार्क में लेके जाना घंटा, डेढ़ घंटा ज़रूरी है। तो ये हो गई सेंसरी डाइट। ऑफ़ कोर्स वो डाइट भी आप बदलोगे, एक ही डाइट ऐसे महीनों-महीनों तक कंटिन्यू करो ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा एक पर्टिकुलर लेवल पर है, आपने एक्सरसाइज़ेज़ फॉलो किए, एक्सरसाइज़ेज़ में बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया, सुधार हुआ, तो आप नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ जो आपकी थेरेपिस्ट आपको गाइड करेगी, आप हमारे से भी प्रोग्राम ले सकते हो या आप हमारी ऐप जॉइन कर सकते हो, जिसमें हम हर हफ्ते मिलकर ये सब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भई क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? हिंदी वाली ऐप का नाम जिज्ञासा, जिज्ञासा प्रोग्राम है ऑटिज़्म इनसाइट्स की ऐप में, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हो। तो ये हो गया सेंसरी डाइट। तीसरा होता है सोशल नरिशमेंट, यानी कि ना हम जैसे अगर मैं इस रूम में ही बैठी रहूं, पता है जब कोरोना वगैरह हुआ था, आई मीन पहले मैं बच्चों के साथ हर दिन मिलती थी और धीरे धीरे कोरोना कोविड आया और सब कुछ धीरे धीरे करके बंद होने लगा। और फिर जब काम तो कर ही रहे थे, बात तो कर ही रहे थे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन जब मिलकर बच्चे को छू कर बच्चे के साथ जो काम करने में जो डिफरेंस होता है ना, वो ऑनलाइन में नहीं होता। तो मैं वेट कर रही थी कि मैं पेरेंट्स को कब मिलूँगी, मैं उनके साथ कब मिलकर काम करना शुरू करूँगी, कब मैं अपने फ्रेंड्स को मिलूँगी। हम सब वो सोशल जो हमारा नरिशमेंट होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। तो बच्चे को दूसरों के साथ कई बार कैसे होता है ना, जनरलाइज़ेशन नहीं हो रहा होता है, यानी कि ना मम्मी की बात सुन रहा है, पापा की सुन रहा है। तो क्या बच्चे को नरिशमेंट बच्चा दादी की, नानी की, चाचा की, मासी की, जो भी घर पर है उन सबके साथ जनरलाइज़ हो रहा है? क्या उन लोगों को मिल रहा है? क्या नीचे से घर पर बच्चे प्ले डेट आ रहे हैं क्या? प्ले डेट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा फ्रेंड जो घर पर आएगा। हो सकता है साथ में आपका बच्चा उसके साथ ना खेले, अलग-अलग ही खेल रहे होंगे, दैट्स ओके, लेकिन क्या वो हो रहा है? हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, एक्चुअली तो हर दिन, लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में 4-5 दिन क्या वो हो रहा है? तो प्ले डेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो पहला जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया सेंसरी डाइट कि भई घर पर फॉलो हो रहा है और पार्क में भी लेकर जा रहे हो। फिर हो गया कि सोशल स्किल्स में सबसे पहला आता है कि सोशल नरिशमेंट, कि बच्चा दूसरों के साथ कंफर्टेबल होना सीखे, उनकी बात सुनने लगे, सिर्फ मम्मी और डैडी की बात नहीं सुन रहा है, सबकी बात सुन रहा है। तो ये मेजर गोल्स हैं जो हमको वर्क करने हैं।
उसके बाद जब हम वर्क करते हैं, अभी जैसे ये पेरेंट ने कहा मैं 2 विजुअल परसेप्शन के काम कर रही हूँ, 2 फाइन मोटर के वर्क कर रही हूँ। एक्चुअली कैसे होता है ना कि पहले मतलब फाइन मोटर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा रेगुलेटेड नहीं है, एक जगह पर बैठ नहीं रहा है, शांत नहीं है, सुन नहीं रहा है, तो मैं फाइन मोटर्स और विजुअल परसेप्शन पे बैठ काम करके कुछ खास मुझे मिलेगा नहीं। तो पहला ज़रूरी चीज़ है कि मैं बच्चे के वेस्टिबुलर सिस्टम या वेस्टिबुलर प्रोसेसिंग को बेहतर करूं, और वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव और टैक्टाइल, इनको जो मिलकर जो एक्टिविटीज़ पे वर्क करना है उस पे पहले मैं काम करूं। ये आपकी थेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकती है, आप हमारे से भी गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन ये नीचे का जो काम है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा अलर्ट होगा, ध्यान देगा, फोकस करेगा, जब आप ये सब एक्टिविटीज़ करोगे तो फाइन मोटर पे देखो काम तो करना है, लेकिन पहले किस चीज़ पे काम करना है वो ज़रूरी है। या पहले बाद में भी नहीं बोलें तो, या ऐसे बोल दूँ कि अगर मैं दिन में 2 घंटा काम कर रही हूँ बच्चे के साथ, तो मैं 1.5 घंटा इन एरियाज़ पे काम करूँगी, आधा घंटा थोड़ा बहुत फाइन मोटर या व्हाटएवर उन पे काम करूँगी। तो ये भी एक चीज़ था कि जो मुझे कहना था कि मैंने बच्चे के साथ सेंसरी डाइट एक होता है और सेंसरी इंटीग्रेशन एक होता है, जिसमें आप वेस्टिबुलर पे, प्रोप्रियोसेप्टिव पे और टैक्टाइल पे काम कर रहे हो। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आया प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। जब मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में सुनना शुरू किया था, तो मुझे लगा करता था कि भई यही एक मैजिक बुलेट है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करते-करते ये बाकी जो मैंने चीज़ें कहीं, ये भी करनी ज़रूरी है। ये पेरेंट जो मेरे पास आए थे, ये अपने बच्चे के साथ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की इतनी सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे थे, और बच्चा ना ऐसे लेटा था और मम्मी एक्सरसाइज़ करा रहे हैं और वो बस लेटा हुआ है। और ये एक ऐसा बच्चा था, जब मैंने झूला लगाया ना अपने मतलब क्लिनिक में, तो ये आके उस पे बैठ गया। आई वाज़ लाइक वॉव! मतलब ये तो खुद से इनिशिएट कर रहा है, खुद से सामने से होकर कर रहा है। तो ऐसा बच्चा जो खुद से करना चाह रहा है, और नहीं भी अगर करना चाह रहा है, तो भी मुझे बैलेंस बनाकर रखना है कि मैं कौन-सी एक्टिविटीज़ पैसिवली करा रही हूँ, पकड़-पकड़ के। लेटे हो, वही मसाज हो रहा है, कॉन जी क्या बोल रहे थे वो उसको, जॉइंट ट्रैक्शन और ये कंप्रेशन, ये सब हो रहा है, डीप प्रेशर हो रहा है, सब कुछ सही है, गलत नहीं है। लेकिन पैसिव एक्टिविटीज़ और एक्टिव जिसमें बच्चा खुद से होकर पार्टिसिपेट कर रहा है, इन दोनों में बैलेंस बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। ये बैलेंस नहीं बन रहा था इस बच्चे के साथ। तो मुझे बस चाहिए कि आप इन चीज़ों पे गौर कीजिए कि क्या ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ-साथ और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एडीएल, सेल्फ हेल्प स्किल्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी कि खाना-पीना, ईटिंग, ड्रेसिंग, कपड़ा खुद से पहनना, ग्रूमिंग, ब्रश कर लेता है, नाक साफ कर लेता है, हाथ धो लेता है, बेदिंग, नहा लेता है, टॉयलेट चला जाता है, टॉयलेट के बाद वॉश कर लेता है। बेसिक चीज़ें बच्चे की, उस पे इंडिपेंडेंस पे वर्क करना। मतलब आप बाकी चीज़ें तो कर ही रहे हो, लेकिन ये चीज़ें अगर आप सब कुछ करके दे रहे हो और बच्चा सिर्फ ऐसे ही पैसिवली बैठा हुआ है, तो भी फ़ायदा नहीं करेगा। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ काम कर रहे हो घर पर, तो बैलेंस कीजिए पैसिव और एक्टिव एक्टिविटीज़ में। बच्चे के कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, सेंसरी डाइट पे काम कीजिए। वो ऐसी डाइट जो आप रेगुलर बेसिस पे ये कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। उसके बाद आप बच्चे के साथ, ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे भी काम कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं बीइंग और डूइंग। अच्छा, उसके पहले सोशल नरिशमेंट, कि भाई प्ले डेट्स आएँ। बीइंग और डूइंग का मतलब होता है, एक होता है कि हम बच्चे के साथ कुछ काम करवा रहे हैं, चलो बैठ के लिखते हैं, चलो बैठ के कार्ड्स आइडेंटिफाई करते हैं, चलो बैठ के ब्लॉक्स करते हैं। और कुछ ऐसा टाइम होता है ना जिसमें आप बच्चे के साथ सिर्फ हो, आप सिर्फ साथ में हो। यू नो व्हाट आई मीन, कि बच्चा कुछ अपना खेल रहा है, आप सिर्फ साथ में बैठे हो। उससे बच्चे को लग रहा है कि आप बच्चे को टाइम दे रहे हो, सिर्फ हर बार चलो, चलो, चलो कुछ करते हैं, उस ज़ोन में नहीं जा रहे हो। आप ना यादें बना रहे हो, ऐसी यादें कि जिसमें बच्चे को याद होगा कि जो चीज़ मुझे पसंद थी, उसमें मम्मी ने मेरे साथ या पापा मेरे साथ बैठा करते थे और एन्जॉय करते थे। तो ये चीज़ें मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि जब आप काम कर रहे हो, फाइन मोटर ज़रूरी है, राइटिंग ज़रूरी है, विजुअल परसेप्शन ज़रूरी है, रीडिंग ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें बिगिनिंग में नहीं आती हैं। अगर ये बाकी कम्युनिकेशन गड़बड़ है और मैं राइटिंग पे काम कर रही हूँ, राइटिंग अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे कई बच्चे हैं जो राइटिंग करते हैं ताकि वो लोग बता सकें कि क्या चाहिए खाने का, टाइपिंग भी करके बताते हैं कि क्या चाहिए, वो उनका ज़रिया है कम्युनिकेशन का, वंडरफुल। लेकिन अगर मैं उसको एबीसीडी और कैट, मैट, बैट, बॉल, ये सब की स्पेलिंग सिखा रही हूँ और वो जो उसको चाहिए वो ही नहीं माँग पा रहा है बच्चा,
तो फिर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। फुल डे सिर्फ़ पैसिव एक्टिविटीज़ हो रही है, बच्चा एक्टिवली नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। फुल टाइम प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, बच्चा खुद से इनिशिएट नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो ये सारे पॉइंटर्स थे जो मेरे को आप लोग के साथ शेयर करने थे, ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल सके कि भई अ, जब आप अपने बच्चे के साथ गोल्स फॉलो कर रहे हो तो किन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। आई होप ये पॉइंटर्स आपको हेल्प किया हो। अगले हफ्ते मिलते हैं।